द मोमेंट द एक्सचेंज रेट मूव्स, आपकी प्रोफाउंड इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी पे, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होता है। हमारे यहाँ वो इम्पैक्ट शायद कुछ और ममालिक डेवलपिंग कंट्री से कहीं ज्यादा इस वजह से है क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉलराइज किया और उसमें बहुत सारे एराज की कंट्रीब्यूशन है। क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है ना, वो एक थॉट प्रोसेस है जो अभी तक हम क्लैरिफाई ही नहीं कर पाए हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किस तरफ करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द कॉमन वीआईपी। मैं हूं अब्दुल्ला तारिक। आज हमारे साथ मौजूद है इमादुद्दीन। प्रोफेशनली ही इज़ एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, लेकिन उनकी स्टडी बहुत गहरी है। पाकिस्तान के जो इकोनॉमी के मसाइल हैं उन पे बहुत अच्छी गिरफ्त रखते हैं। स्टडी करते हैं बैंक्स को, लेंडर इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। उनसे हम समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान इन मसाइल में जो घिरा हुआ है उनकी डीप रूट कॉज क्या है और उसे निकलने का तरीका क्या है। So let's hear him out. जी इमाद, अस्सलाम वालेकुम, how are you today? जी अस्सलाम अब्दुल्ला, pleasure to be here. Likewise. थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दे अपना। Why are you seated here today? What are you doing by profession? और क्या आपके पीछे होमवर्क है इसके पीछे? So अब्दुल्ला, जिस तरह आपने कहा कि आई एम इन्वेस्टमेंट बैंकर बाय प्रोफेशन, सो मैंने अपना करियर तकरीबन 15-16 साल पहले शुरू किया आफ्टर कमिंग आउट ऑफ नॉम्स। I started my career from a brokerage house, which was Global Securities, जहाँ पे ex UBS पे निकल गया था and it was Global Securities। वहाँ पे I was looking at the corporate finance। वहाँ से I started। उसके बाद I moved to Habib Bank, investment banking, where I was doing mergers and acquisitions, IPOs, M&As, इसके अलावा bonds जो companies issue करती हैं। Basically I was looking for companies to raise financing for their businesses and grow। उसके बाद कुछ टाइम मैंने अपना स्पेंड किया प्राइवेट इक्विटी साइड पे, जहाँ पे जो कंपनीज जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने रेज करनी होती है, आई वर्क देयर। कुछ पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स थी, कुछ हेल्थ केयर में था। देन आई मूव टू अभी बैंक अगेन। वहाँ पे आई वाज लुकिंग एट हेडिंग द इक्विटी डेस्क, जहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो बैंक कर रहा है डिफरेंट कंपनीज में, सो दैट आई वाज लुकिंग आफ्टर। रिसेंटली आई हैव जॉइंड the World Bank Group, IFC. IFC basically looks after the private sector in Pakistan when they want to raise funds. Okay. So I am the investment officer. I manage the investments for the companies. Okay. Both debt and equity or hybrid. World Bank में basically so there are 3 organizations primarily. One is under the World Bank Group. One is the IBRD, which deals with the government. Okay. जो आपने सुना होगा कि जो गवर्नमेंट को जो फंड करती है वर्ल्ड बैंक, बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बिग प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। IDRB. IBRD. What does it stand for? International Bank for Reconstruction and Development. Okay. उसके अलावा IFC है, which is International Finance Corporation. Okay. So I am basically part of IFC. Okay. As investment officer. So IFC deals with the private sector. So जो private companies हैं, जो private institutions हैं, उनकी financing को IFC looks after. इसके अलावा देयर इज अनदर इंस्टीट्यूशन व्हिच इज कॉल्ड मीगा। वो प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर इंश्योरेंस चाहिए जिसमें सो वो मीगा। एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड आईडा। आईडा इज बेसिकली जो ग्रांट्स हैं, कुछ रीजन्स वर्ल्ड बैंक आइडेंटिफाई करता है जो अंडर डेवलप्ड है। पाकिस्तान के कुछ रीजन्स है, फॉर एग्जांपल KPK है, बलूचिस्तान है, कुछ इंटीरियर सिंध के इलाके हैं। सो वहाँ पे कुछ कंपनीज जो वहाँ पे if they have potential and they want to grow and they're looking for financing, so AIDA can potentially provide some concessional financing for them. So this is the background. So during my course of my career, obviously I have been sort of involved in raising capital for the companies, interacting with clients, listening to their issues, the bottlenecks, the problems. So yeah. So basically वो जो सारा आपने सुना लोगों से, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि पाकिस्तान इस दोराहे पे जो खड़ा है उसको आज हम जरा डीप स्टडी करना चाह रहे हैं। So what are the bottlenecks of Pakistan's economic troubles? देखिए, अगर मैं बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको कहूँ तो पाकिस्तान का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, वो है वेल्थ क्रिएशन। Okay. वैल्यू एडिशन। वेल्थ क्रिएशन, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है कि जी आप कितना आपकी इकोनॉमी वैल्यू ऐड करती है। एक रॉ मटेरियल अगर आपने इंपोर्ट किया, उसमें कितना आप उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। वी आर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स, हमारे पास डॉलर्स, फॉरेन करेंसी। सो बेसिकली
the more dollars you earn, the more value addition you do, the more exports you do, the more dollars you earn. Right. The more dollars you earn, the more consumption your economy would have. The problem is that we get into a problem of shortage of dollars. Okay. And the reason is that there are two thought processes that have been going on in Pakistan. दो किस्म के mindsets different eras में चलते हैं. एक mindset वो है जो quick fix, जिसको मैं quick fix कहता हूँ. वो ये है कि जी आपने ट्रेड को प्रमोट करना है, वैल्यू एडिशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, which means कि आप ट्रेड को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आप मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू एडिशन के ऊपर ज्यादा अपने रिसोर्स एलोकेट नहीं कर रहे. लेकिन ट्रेड तो खाली डॉलर्स को इस्तेमाल करेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसने डॉलर्स को प्रोड्यूस भी करना है, यानी कि उसने एड अप भी करना होगा. इज दैट ट्रू? एग्जैक्टली. सो जो मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, देखिए ट्रेड इज चेंज ऑफ हैंड्स. तो मैंने कुछ माल मंगवाया बाहर से, मेरे इकोनॉमी में उसकी रिक्वायरमेंट है, मैंने वो फिनिश प्रोडक्ट मंगवा लिया और वो मैंने लोकल मार्केट के अंदर बेचना शुरू. ठीक है, दैट्स ट्रेड. ठीक है, तिजारत, ट्रेड, यू नो. ठीक है. So that will change hands. पहले मेरा वो होलसेलर आएगा, फिर रिटेलर आएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा, and that applies to a number of sort of products. So it will not generate dollars as such. So it will not generate. Actually, it is the other way around. So it will start consuming more dollars, Right. because आप फिनिश माल मंगवा रहे हैं, आप लोकल मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं, और लोकल डिमांड को आप इंपोर्ट से फाइनेंस कर रहे हैं. कुछ अरसे के लिए शायद वो एक्टिविटी आपको बड़ी तेज नजर आए. ठीक है. पैसा हाथ बदल रहा है, तिजारत हो रही है, सो एक हीट अप एनवायरनमेंट नजर आता है आपको. बट अल्टीमेटली उसका हमने जो देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नुकसान ये होता है कि यू एंड अप स्पेंडिंग मोर डॉलर्स देन जनरेटिंग मोर. वर्सेस द अदर मॉडल वुड बी कि जी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, आप वो मैन्युफैक्चर करते हैं, आप उससे लोकल मार्केट को भी सप्लाई करते हैं और आप इंटरनेशनल मार्केट को भी. ठीक है. उससे क्या है कि जी आपने अगर $100 की चीज मंगवाई है और आप $300 की बेच रहे हैं, तो आपने वैल्यू एडिशन की. ठीक है. और फिर आपने वो डॉलर जनरेट भी की. तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो हमारा क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है ना, वो एक थॉट प्रोसेस है जो अभी तक हम क्लैरिफाई ही नहीं कर पाए हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किस तरफ करना. डू वी वांट टू सॉर्ट ऑफ गो फॉर अ क्विक फिक्स ट्रेड बेस्ड मॉडल व्हिच वी हैव बीन डूइंग, or we really want to sort of focus on a value addition where we can generate wealth and generate foreign currency. अच्छा. इसके दरमियान हम फंसे हुए हैं और इस वजह से हम बार बार उसी प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं. Where we are short of dollars, we go to the IMF, we want foreign currency to sort of bail us out, and we are where we are. लेकिन आपने जिस तरह वर्ड यूज किया क्विक फिक्स, तो अगर ट्रेड इज अ क्विक फिक्स, तो क्या आपका कहने का मतलब है कि हमारा कोई प्रॉब्लम का क्विक फिक्स नहीं? इज दैट व्हाट यू सेइंग? जी बिल्कुल नहीं. एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग क्विक फिक्स इज कि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ना यू नीड टाइम. ओके. You not only need time, you need comprehensive policy, a long-term policy. You need capital. Right. आपको पैसा चाहिए, आपको पॉलिसी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, और फिर वो टाइम चाहिए जिसमें वो आप उस इंडस्ट्री को लगाएंगे, उसको चलाएंगे, और फिर वो आपको कुछ कमा के देगी. इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट में होती हैं उनको भी टाइम चाहिए, और जो बिजनेसमैन है उनको पॉलिसी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, एफर्ट भी चाहिए. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स नॉट अ क्विक फिक्स. ओके. इट रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट. ठीक है. सो हमारे यहाँ जाहिर है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का आपने बात की कि वो भी एक स्टेक होल्डर है, उसके पास 5 साल होते हैं. तो 5 साल में तो देयर इज ओनली सो मच दैट दे कैन फिक्स. तो ये क्विक फिक्स क्या 5 सालों के ऊपर भी मेजर फिक्स नहीं बन सकता? और वो जो क्विक फिक्स नहीं है, क्या उसके लिए 5 साल थोड़े? देखिए 5 साल बिल्कुल थोड़े नहीं. एक तो प्रॉब्लम ये है कि 5 साल मेरा नहीं ख्याल किसी गवर्नमेंट को शायद मिले हैं पाकिस्तान. सो वी हैव ऑलवेज बीन इन द मिडल ऑफ थिंग्स व्हेन थिंग्स स्टार्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन. हमने डिस्ट्रप्शंस देखी. हमने देखा है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है. सो दैट्स बेसिकली अ बिग प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि जनरली होता ही है दुनिया भर में, ऑल्दो इट्स पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट जनरली जब लोग इलेक्ट करते हैं या बिजनेस या सोसाइटी, व्हेन देयर इज अ गवर्नमेंट, दे एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 5 साल की एक पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी, so that any investor who wants to put in money
he has at least a plan for 5 years कि उसमें उसको कुछ टाइम चाहिए रैंप अप का, कुछ उसको बिजनेस चलाने का, और फिर कुछ उससे रिटर्न आना शुरू हो, तो एक वो स्टेबलाइज हो जाता है उस पीरियड के अंदर. अगर आप उसके दरमियान में ही बिल्कुल पॉलिसी शिफ्ट कर देते हैं, so obviously everything gets disrupted. So bottom line ये है कि I don't think 5 years is a small time. I think it's a good time frame to just crystallize your policies that you are making. बट हाँ, उससे कम अगर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में आप डिस्ट्रप्शंस करते हैं तो फिर चीजें हिल जाती हैं. ठीक है. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर तकड़ा करना है और उसके लिए 5 साल काफी हैं, तो क्या हमने पिछले 3 या 4 दिहाइयों में कोई ऐसे 5 साल देखे जहां पर पॉलिसी स्टेबलाइज रही हो और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर चैनल रिसोर्स हुई हो और उसने रिजल्ट्स दिए हो? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका. देखिए, अगर हम थोड़ा सा एरा बाय एरा ब्रेक डाउन करें ना, तो हमें कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ इम्प्रिंट्स नजर आते हैं. Okay. फॉर एग्जांपल, अगर मैं let's go to this. Let's start from the Musharraf eras, where we were headed by Shaukat Aziz was the finance minister. उसमें जो फोकस था गवर्नमेंट का, खासतौर पे जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थी, उसमें 2 चीजें उन्होंने की थी. एक तो उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर को स्टेबलाइज किया. ठीक है. सो बैंक्स को प्राइवेटाइज किया था, फाइनेंशियल सेक्टर को पूरा स्टेबलाइज किया था, फाइनेंशियल सेक्टर अपने पैर पे खड़ा हुआ था. दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डिड. बट दूसरी चीज जो साइमल्टेनियसली उन्होंने की थी, उन्होंने एक्सेस टू कैपिटल इंक्रीज कर दिया था. फॉर एग्जांपल, व्हाट आई एम सेइंग इज कि बैंकों ने लोगों को कर्जा देना शुरू कर दिया, आम बंदे. ठीक है. व्हिच इज द कंज्यूमर, राइट? मैं आप जैसे लोग बैंक में जाएं, क्रेडिट कार्ड ले लें, वो ले लें. वो जो एक्सेस टू फाइनेंस था ना, वो गाइडेड नहीं था, वो अनगाइडेड था. दैट वाज प्योरली फॉर कंजम्पशन पर्पसेस. Okay. So if I have money, I have access to finance, and I want to buy, I don't know, maybe some branded suits or jackets or cars or laptops or mobiles or whatever. I would just buy it through my credit cards, through imports. होना ये शुरू हो गया कि आपने देखा होगा उस वक्त भी कि हम 2007-8 के अंदर एक क्राइसिस में फंस गए थे, जो एग्जैक्टली ये क्राइसिस था where you went into a current account problem. जहां पे आपकी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई थी, आपकी एक्सपोर्ट्स उस हिसाब से बढ़ी नहीं थी, आपकी कंजम्पशन बहुत हो रही थी, एक्सेस टू फाइनेंस था, पीपल वर स्पेंडिंग मनी, ट्रेड अच्छा था. लोगों को अभी भी ये ध्यान में रहता है कि यार वो जो मैं अभी शुरू में बात कर रहा था, ट्रेड वर्सेस वैल्यू एड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड अच्छा था. लोगों को अभी भी याद है कि वो जमाने में द बिजनेस वाज डूइंग वेल. बट एक्चुअली व्हेन यू सॉर्ट ऑफ डू अ डीप डाइव एनालिसिस, what was happening was people were spending money to buy goods, but actually it was a lot of drain on the economy which you could not sustain. और हुआ ये कि जब exogenous shock आया इकोनॉमी में, exogenous shock ये होता है कि बाहर से कोई ऐसा शॉक आ जाए जो नॉर्मल ना हो. उस वक्त आपको याद है कि सब प्राइम क्राइसिस आया था, कमोडिटी क्राइसिस उसका आ गया था, आपकी ऑयल प्राइसेस 130-140 पे चली गई थी. जाहिर है आपका मुल्क नहीं अफोर्ड कर सकता. उसको आपने कंबाइन किया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के साथ जो उस वक्त भी थी, तो रिजल्ट ये हुआ कि जी फिर वो बिल्कुल एक chaos हो गया था. राइट. सो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ जो शौकत अजीज की इरा में आई थी, वो वाज इंफीरियर, यू वुड से. हाँ, वो दिखने में पैसा हाथ बदल रहा था, लेकिन उसके बाहर इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस है जो हमें तकरीबन 7 से 8 साल बाद फील होना शुरू हुआ. मेरा ख्याल है कि हमें उसी वक्त ही फील होना शुरू हो गए थे. आई वोंट से कि इट वाज एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ ग्रोथ. इन अ वे यू आर राइट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड इज सर्टेन फैक्ट्स दैट वी सी नाउ कि उसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ था कि डॉलर आउटफ्लो ज्यादा हो गया था, इनफ्लो कम था, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ और हम दोबारा आईएमएफ के पास पहुंच गए. उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, देयर वाज अ न्यू गवर्नमेंट इन प्लेस. अच्छा, यहाँ मेरा सॉरी एक सवाल बनता है कि डॉलर आपने कहा जाहिर है उसका हमें शॉर्टेज हो गई, लेकिन उस दौर में हमें ये पता है कि डॉलर को स्टेबलाइज किया गया था एक सर्टेन ट्रेड पे जी. और बहुत से हमारे ही लोग, हम जैसे लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन इन द हाइंडसाइट लगता है कि शायद दैट वाज नॉट अ वेरी गुड मूव एट दैट टाइम. जी बिल्कुल. और ये एक दूसरी फैलेसी है. और वो फैलेसी क्या, और वो सिर्फ हमने उस एरा में नहीं देखी, हमने उसके बाद अगर आपको याद हो 2013 से लेके 2018 का जो टाइम पीरियड था, जब इसाक डार साहब थे, उस वक्त भी हमने ये प्रॉब्लम देखी, और वो हम अभी रिसेंटली भी हमने ये प्रॉब्लम. सो ये प्रॉब्लम क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड. ये प्रॉब्लम ये है कि देखें, इसकी 2-3 वजूहत. आपकी इकोनॉमी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डॉलराइज हुई. And why I say that, because primarily आपने अपना जो एनर्जी बैकबोन है वो आपने डॉलराइज की. आप एनर्जी पावर प्रोड्यूसर्स को डॉलर में पैसे देते हैं, आपकी फाइनेंसिंग उसमें डॉलर में, आपके रिटर्न्स डॉलर में. जब आपकी इकोनॉमी की
एनर्जी जो है वो पूरा सेक्टर डॉलराइज होगा, सो उस करेंसी मूवमेंट का इम्पैक्ट आपकी इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा होता है. दैट prompts the finance ministers to be fixated on fixing the currency because the moment the exchange rate moves, आपकी profound impact आता है economy पे because inflation बढ़ना शुरू होता है. हमारे यहाँ वो impact शायद कुछ और ममालिक डेवलपिंग कंट्री से कहीं ज्यादा इस वजह से है क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डॉलराइज किया और उसमें बहुत सारे एराज की कंट्रीब्यूशन है. उसमें प्राइमरीली जिस तरह से हमने अपने पावर सेक्टर को शेप अप किया, उसका बड़ा रोल है. इसके अलावा बहुत सारी और इश्यूज अगेन अक्रॉस द एरा. एक और ये प्रॉब्लम थी कि जी हमने डॉलर को आर्टिफिशियली फिक्स किया. अच्छा, अब इसके दो प्रॉब्लम्स होते हैं. एक तो ये कि आपने ट्रेड प्रमोट की, इंपोर्ट हो रही है, डॉलर बाहर जा रहा है, और दूसरा आपने डॉलर को फिक्स कर दिया. जब आपने डॉलर को फिक्स रखा तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज करना शुरू कर देते हैं. जब आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज करना शुरू कर देते हैं कि डॉलर की अगर कीमत लेट्स से 110 रुपए होनी चाहिए थी और आपने 100 पे रखी हुई है, तो वो जो चीज आप बाहर से मंगवा रहे हैं वो $110 की आनी चाहिए थी, बट वो 100 की आ रही है. तो बेसिकली यू आर सब्सिडाइजिंग योर इंपोर्ट्स. उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि आप बाहर से जो चीज मंगवा रहे हैं वो सस्ता होना शुरू हो जाता है. जो आप अपनी चीज बेचना चाह रहे हैं वो वायबल नहीं रहे. और उसका ये भी नुकसान होता है कि आपकी कंजम्पशन लेड इकोनॉमी ज्यादा फ्यूल हो रही होती है. एग्जैक्टली. तो बेसिकली ये कंजम्पशन लेड इकोनॉमी का ही एक आउटकम ये होता है कि जी आप you start spending so much that you start importing a lot of things. So हमने एक बात डिटरमिन की कि डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इज ए प्रॉब्लम नंबर 1. व्हाट एल्स? अच्छा, दूसरा ये है कि इससे भी अगर मैं एक लेवल ऊपर चले जाऊं, मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ा सा इकोनॉमिक फिलोसफीज का भी एक प्रॉब्लम है और हमें ये नजर आता है. और मैं इसमें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट corruption and this and that. Let's ignore that and let's मतलब in genuineness जो political economic thought process है of political parties, उसने भी बहुत हद तक हमारी इकोनॉमी को शेप अप किया. मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल PMLN की गवर्नमेंट्स में हमने कंसिस्टेंटली एक चीज देखी है कि अगर आप डेटा उठा के देखें तो हमेशा एक्सपोर्ट्स हमारी या तो फ्लैट रही है या नीचे आई. और उसकी वजह यह है कि एक इकोनॉमिक थॉट उधर प्रिवेल करता है कि हमने ट्रेड बेस इकोनॉमी को प्रमोट करना इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. और वो चीज पे रिफ्लेक्ट होती है आपकी बजटरी एलोकेशन, क्योंकि बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो रिसोर्स एलोकेशन को डिफाइन करता है कि आपने किस सेक्टर से लेना है, किस सेक्टर को आपने रिसोर्स देना है. सो हम ये देखते हैं कि वो जो एलोकेशन है वो उसी प्रायोरिटी के हिसाब से स्क्यू होती चली जाती है. ठीक है. नतीजा ये होता है कि आपका इकोनॉमी की में ट्रेड तो शायद बढ़ जाए कुछ अर्से के लिए, बट वो सस्टेनेबल ट्रेड नहीं होता. ठीक है. और वी गेट इनटू द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन एंड अगेन. सो इफ आई मे लिंक दिस विद शौकत अजीज एरा दैट आई वाज सेइंग, वहां पे भी यही हमने देखा था इशू कि जी वो 60 रुपए के ऊपर, आपको याद होगा कि बहुत अरसे तक 60 रुपए के ऊपर डॉलर फिक्स हो गया था. फिर जब वो अनपैक हुआ, जब नई गवर्नमेंट आई उसने जब अनपैक किया, तो फिर वो एकदम से 85-90 के ऊपर एक रैली की जिसका एक बड़ा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट भी आया, इन्फ्लेशन भी आया, बहुत सारी चीजें और हुई. तो लिहाजा बजाय इसके कि हम फंडामेंटली चीजों को साथ साथ लेके चलें, भाई जो चीज हम नहीं अफोर्ड कर सकते वो हम नहीं कर सकते. सो व्हाई वी शुड ट्राई टू सॉर्ट ऑफ फोर्स आर्टिफिशियली समथिंग व्हिच यू कैन नॉट अफोर्ड. ओके. या सो एक तो ये पॉलिटिकल थॉट मैं कह रहा हूँ ना, इकोनॉमिक थॉट का मिसिंग होना है की वजह से ये है. और जेन्युइनली आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिबेट ऑन इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस. इसके अलावा फिर अगर हम पीपल्स पार्टी का एरा देखें जो 2013 से जो 2008 से लेके 2013 तक जो गया था. अच्छा, पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक है, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड विद socialism and communism by Bhutto, which was moderated by Benazir. She tried to sort of pull back their party from socialist model to more of a capitalist model, but somewhere in between People's Party is stuck. So they are not very clear on. मुझे feel होता है, I may be wrong, and it's my personal view, and obviously we can say this after experiencing the governance that they have given over
over the time that they have been there. तो उसमें हमने ये देखा कि उन्होंने टेक्नोक्रेट्स को यूज किया to manage their economy. And I feel one of the reasons was because they were themselves not very clear what kind of economic model they really want to follow. लेकिन एक तरह से ये भी क्विक फिक्स ही हुआ। बिल्कुल क्विक फिक्स था, और उसका क्विक फिक्स इस वजह से था क्योंकि हम प्रॉब्लम में थे उस वक्त भी। आपको याद होगा 2008 में एक जो क्राइसिस था, ग्लोबल क्राइसिस था, लोकल भी था, कमोडिटी क्राइसिस था, ऑयल प्राइसेस वर हाई, सो हफीज शेख वाज ब्रॉट इन, पहले शौकत तरीन, पहले साहब डार वाज देयर, वो ही रिजाइंड इमीडिएटली, फिर उसके बाद आई थिंक इफ आई रिकॉल शौकत तरीन केम इन, फिर हफीज शेख केम इन, और उनका तीनों का पर्पस प्राइमरीली यही था कि स्टेबलाइज करें इकोनॉमी को और उसको थोड़ा सा डिमांड को कंट्रोल करें और जो आपके डॉलर आउटफ्लो हैं उसको रोकें। तो वो पीरियड उसी में गुजर गया। बट साइमल्टेनियसली वी आल्सो सी कि हमने उस जमाने में ये देखा कि सरकार ने बहुत सारी हायरिंग्स की, अपने करंट एक्सपेंसेस को शूट अप किया, so you know the government was made a conduit to create jobs. Right. वो again is another fallacy where sustainable, क्योंकि government can afford to a certain extent. Right. एक limit से beyond you can't, Right. sort of increase your current expenditure beyond a certain point. Right. Right. So आपने PMLN का बताया कि PMLN ट्रेड बेस्ड ग्रोथ का मॉडल लेकर आती है। पीपल्स पार्टी का आपने बताया कि वो समथिंग इन द मिडल हाइब्रिड लेकर चलते हैं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में वो उस किस्म के मॉडल पे आते हैं। एंड देन वी हैव दिस PTI। PTI का क्या मॉडल रहा है आपके ख्याल में? देखिए, PTI को आपने एक्चुअली टेस्ट किया ओवर द लास्ट 3.5 years. Okay. और उसमें हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिला है व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। Okay. मेरा अपना ख्याल है कि PTI ने थोड़ा सा फोकस किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की, एंड वी सॉ दैट के when they were managing the COVID particularly, we saw the exports really sort of shot up. One of the reasons people say that it was because you were functioning and the region markets were not functioning, that's why you were able to sort of get a lot of export orders. I think that was partly true. Okay. But the things are beyond that as well. Okay. अगर हम budgetary allocation से start करें ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने देखा कि resource allocation towards manufacturing side काफी ज्यादा increase की है. National tariff policy आई, there was they tried to sort of fix energy costs to be comparable with the region, blah blah blah. तो हमने डेटा में भी हम ये देखते हैं कि जी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो इम्प्रूव हुई। Okay. फिर कुछ स्टेट बैंक का रोल बड़ा प्रोएक्टिव रहा इसके अंदर। उन्होंने थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग को जो टर्फ वगैरह थी, वो ऑल्दो क्रिटिक के जी बहुत हैवी सब्सिडी आपने दी थी टुवर्ड्स द बिग बिजनेसेस, बट आई थिंक पार्ट ऑफ इट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज हमारे यहाँ एक और इशू ये है कि हमारे पास एक कैपेसिटी का बॉटलनेक भी था। तो जब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आपके लगने शुरू हुए तो आपके पास बॉटलनेक्स थे। ठीक है। उन बॉटलनेक्स को अनलॉक करने के लिए आपको बैंडविड्थ अपनी इंक्रीज करनी है, आपने अपने मशीनरी एनहांस करनी है, आपने चलाना है। तो उसके लिए वो मेरा अपना ख्याल है कि इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। सो वो मटेरियलाइज हुआ या नहीं हुआ? इसी हद तक मेरा ख्याल है हुआ। There were lots of issues as well, but broadly I think that's where they wanted to really sort of steer the economy towards, which I think was the right thing to do. I think इसके ऊपर build करना चाहिए आगे। हम जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक टर्म चली थी पिछले दौर में, क्या उस किस्म का प्लेटफॉर्म इन सारी चीजों को या जो एड्रेसल या जो स्पेंडिंग ऑफ बजट है उसको एड्रेस नहीं करता? नहीं, बिल्कुल करता है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इट वाज अ नेशनल डॉक्यूमेंट, राइट? जी। So every party has to follow or is bound to follow that. So what is the problem then if something has been agreed? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी काविश थी कुछ अर्सा पहले जो हुई थी, जिसमें हमने नेशनल सिक्योरिटी को रीडिफाइन किया। Okay. और उसमें हमने कहा कि जी सिर्फ हमें डिफेंस पे फोकस नहीं करना, देयर इज प्लस देयर आर अदर थिंग्स दैट आर परहैप्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करें, जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी है सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपकी ह्यूमन रिसोर्स, Food security as well. फूड सिक्योरिटी। So all those things have to be considered in national security. ठीक है। और उसका फर्क सिर्फ ये है पड़ता है उसका फर्क ये पड़ता है कि अगेन जब आप बजटरी एलोकेशंस अपनी करते हैं, जब आपने एक चीज को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है, तो आप अपनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी उस हिसाब से करते हैं। ठीक है। सो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी प्रोग्रेसिव अप्रोच थी। उस प्रोग्रेसिव अप्रोच
को जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके ख्याल में लैक कर रही है, या यू स्टिल थिंक दैट दिस इज दैट प्रोग्राम इज बीइंग वर्कड ऑन एज वी स्पीक? देखिए ऑनेस्टली आई डोंट नो, आई थिंक कि ब्लूप्रिंट अब चूंकि डेवलप हो चुका है, सो आई होप कि पोस्ट इलेक्शन जो भी गवर्नमेंट आती है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, दे विल बिल्ड ऑन दीज लर्निंग्स दैट वी हैव डन। मेरा अपना ये ख्याल है कि देयर आर मेनी, वी हैव नाउ अ लॉट ऑफ एम्पिरिकल डेटा टू लर्न फ्रॉम। हमने जो भी गलतियां की, इस तरह मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स आपको दी, मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से सीख के जो पॉजिटिव्स हैं या जो वैल्यू एडिशन के एवेन्यूज हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज हैं, आई थिंक उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि उस पर बिल्ड किया जाए। पॉलिटिकल फिलॉसफी की आपने बात की, व्हेन वी टॉक पॉलिटिकल फिलॉसफीज, आपने बताया कि एक ट्रेड बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, फिर एक काम इदारा हमारा पार्लियामेंट का इदारा कर रहा होता है, और जब हम मीडिया पे देखते हैं तो बहुत से रिफॉर्म्स की बात हो रही होती है। ये सारी चीजें फिर किन चीजों को एड्रेस कर रही होती हैं? ये सारे जो टूल्स हैं, व्हाट आर दीस टूल्स एंड व्हाट डू दे एड्रेस एंड हैव दे एड्रेस एनीथिंग एज सच? अच्छा देखिए, दो तीन चीजें जो है ना वो अक्सर लोग मेंशन करते हैं, कुछ बज़वर्ड्स हैं जो हमारे यहाँ बड़े दे आर थ्रोन क्वाइट वाइडली, ओके, जिसमें से एक है रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स हमें करनी, बट रिफॉर्म्स का मतलब क्या है और क्या एग्जैक्टली रिफॉर्म करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर एक तो आपको हर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स का मतलब है कि आप जिस तरह से वो चीज चल रही है, आपने उसमें उस तरह की इंटरवेंशंस करनी है कि वो फ्रेमवर्क उसका चेंज हो। ओके, मिसाल के तौर पे हमारा एनर्जी का एक बड़ा मसला हुआ ये कि अगर मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको दूं, हमारे यहाँ पावर शॉर्टेज थी इन 2008-9, आपको याद होगा 10-10 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, राइट। उस वक्त एक गवर्नमेंट को अर्जेंसी थी कि जी हमने अपनी पावर की प्रोडक्शन जनरेशन बढ़ानी, राइटली और रॉन्गली, यू नो, थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज हमने उस पर फोकस किया और हमने उसकी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू की। कुछ पीपल्स पार्टी के दौर में RFO बेस्ड प्रोजेक्ट्स लगे, उसके बाद PMLN का टाइम आया, उन्होंने कुछ गैस बेस्ड, LNG बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स और कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। लुबे-लुबाब ये है कि उसका नतीजा ये हुआ जो मैंने पहले शुरू में कहा था कि एक तो हमारा जो पूरा फ्रेमवर्क था पावर का वो डॉलराइज था। डॉलर का मतलब है कि जी अब आपने जब भी आपकी डॉलर की मूवमेंट होगी, आपने उस हिसाब से अपनी टैरिफ्स को एडजस्ट करना, राइट। जिसका मतलब है कि आप हर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह डिफाइंड है कि हर क्वार्टर के ऊपर आपने अपनी इंडेक्सेशन करनी है। इंडेक्सेशन का मतलब है कि जो भी आपका रेट चल रहा है उस हिसाब से अपनी बिजली की कीमत को आप एडजस्ट करिए, अगर आपने कोई खसारा नहीं करना। ठीक है। वो ये रहा है कि जी चूंकि वो पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी आती है बीच में, तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत लंबे अरसे तक वो अपनी प्राइसेस फ्रीज कर देती है। फ्रीज करने से क्या होता है कि जी आप अफोर्ड नहीं कर पाते, वो जो खसारा है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। वो जब बिल्डअप हो रहा है तो एक टर्म वो यूज जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डेट बनना। तो वो सर्कुलर डेट जो है ना वो एक बलून अप करके बहुत एक बड़ा खसारा बन गया, और ये वही चीज है जो IMF आपको कहता है कि जिस खसारे को आप कम करें और आप अपनी बिजली की कीमतें बढ़ाते चले। एक है कि आप जेनेरिकली पूरी इकोनॉमी के लिए एक चीज फिक्स कर, ठीक है, तो वो इनडिस्क्रिमिनेटली सब पे एप्लीकेबल। देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रेन ऑफ रिसोर्स। एक ये है कि आप बाय पॉलिसी और बाय डिजाइन, अगेन वन ऑफ द रिफॉर्म कुड बी कि यू डू अ वेरी टारगेटेड काइंड ऑफ सब्सिडी कि यार ठीक है मेरे पास 100 रुपए का बजट है, उसमें से मैं ये 20 रुपए रख रहा हूँ, इस सेक्टर को मैंने ये बिजली इस रेट पे प्रोवाइड करनी है ताकि वो कंपेरेबल हो विद द रीजन इकोनॉमी। बट दैट हैज टू बी बजटेड, दैट हैज टू बी वेरी क्लियरली आइडेंटिफाइड। यार 20 रुपए मैं दूंगा, 20 रुपए से ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं नहीं दूंगा। सो बेसिकली गलती ये हुई कि वो टारगेटेड नहीं थी, वो ओपन सब्सिडीज थी जो कि पूरी नेशनल बेस को जा रही। मेरा ख्याल है कि वो एक फ्लॉड पॉलिसी थी जिसका नुकसान हुआ, और अगेन एंड अगेन हम उसी फैलेसी के अंदर हम चलते गए हैं जिसका नुकसान होता गया। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे थे, तो रिफॉर्म्स जो सर्कुलर डेट है फॉर एग्जांपल, अब एनर्जी सेक्टर में एक रिफॉर्म की जरूरत है। वन ऑफ द रिफॉर्म्स, अब हमारे पास इस वक्त नतीजा ये है कि आपके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ज्यादा, उसकी यूटिलाइजेशन कम, हम उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स दे। अब हमने किसी तरह इस यूटिलाइजेशन को प्रमोट करना है कि जी हम जितनी हमारे पास कैपेसिटी है एटलीस्ट वो यूटिलाइज तो हो ताकि हमारा पर यूनिट कॉस्ट नीचे आए। हमने सर्कुलर डेट को किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है, हमने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हमारे हैं उसको किस तरह से करना है, क्या हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को डिवॉल्व करना है, प्राइवेटाइज करना है, सूबों को क्या फेडरल को चलाना चाहिए, क्या सूबे के हवाले करना चाहिए। सो यू नो दोज आर द थिंग्स दैट इंटरवेंशंस दैट यू नीड टू डू, बट it will be driven by an economic philosophy of a political party। देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी मेरा अपना ख्याल है कि एक मिसप्लेस्ड बज़वर्ड है।
मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरा है कि आई डोंट थिंक ए इट इज प्रैक्टिकल, बी इट इज डेमोक्रेटिक. एंड व्हाई डू आई से इट इज नॉट डेमोक्रेटिक? बिकॉज जनरली ये आइडियाज वो लोग फ्लोट कर रहे हैं जिनको political certainties चाहिए. For example, big businesses, were very upset about this policy going here and there. They want a stability. They want everyone to agree on all the policies together. Number one. Number two, authoritarians. जी भाई authoritative regimes हो जो कि again it is driven by the stability and more certainty. तो उसमें से अगर आपने सारी political parties ने अगर economic policy के ऊपर agree कर जाना है तो फिर उसमें डेमोक्रेसी तो निकल गई ना. फिर तो या तो हम एग्री कर लेंगे जी एक अथॉरिटेरियन टेक्नोक्रेटिक काइंड ऑफ रिजीम्स आ जाएं जो एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करें, और पॉलिटिकल पार्टीज बस लेफ्ट राइट सेंटर की बातें करें. कि बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो कोर एस्पेक्ट है तो गरीब के लिए हम करेंगे तो वो है ही इस बेसिस के ऊपर कि यार हम किस सेक्टर से सेगमेंट से लेंगे, किस सेगमेंट को देंगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बिजनेसेस आपने कहा कि आस्क करेंगे इस तरह की पॉलिसी को, दे हैव अ फेयर राइट टू आस्क. They have a fair right, and I don't address that. They should ask, and that's how the pressures are built. So they will ask for something, but what I'm saying is that these are very short-term fixes. Okay. I think for a longer, more sustainable, we have to do certain. हमें frameworks को strengthen करना है, institutions को strengthen करना है, policy पे agree करने की जरूरत नहीं है. मिसाल मैं आपको देता हूँ. देखिए, स्टेट बैंक है आपका एक इंस्टीट्यूशन. वो क्या करता है? वो रेगुलेट करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? फाइनेंस मिनिस्टर को टेक्नोक्रेट होने की जरूरत नहीं है. इफ ही इज इवन ए पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा है और वो उसको इकोनॉमिक्स की समझ है, उसकी एक फाइनेंस मिनिस्टर की हमेशा कोशिश होगी कि जी मैं ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करूं, मैं इकोनॉमी को ग्रोथ दूं. स्टेट बैंक अगर ऑटोनोमस है और कॉम्पिटेंट है, दैट विल बी अ व्हिप ऑन द फाइनेंस मिनिस्टर. किस तरह? जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर लेट्स से एक्सेसिव स्पेंडिंग करेगा, इन्फ्लेशन के होना शुरू होगी. स्टेट बैंक अगर प्योरली ऑटोनोमस है, दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स इमीडिएटली. या वो बैंक्स की को कैश रिक्वायरमेंट्स को टाइटन करना शुरू करेगा, वो मॉर्टगेज को और कुछ अपने पॉलिसी मेकिंग करेगा जहां पे आप फाइनेंस मिनिस्टर को चेक करें. आपको इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्री होने की जरूरत है. आपको इकोनॉमिक पॉलिसी पे एग्री करने की जरूरत नहीं है. इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि स्टेट बैंक का एक मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड होता है, इसी तरह अगर आप फिस्कल पॉलिसी बोर्ड बना जो इंडिपेंडेंट वो और उस पर लेजिस्लेशन कि जी ये एक बोर्ड है. और ये बाय द वे ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया रजा बाकर ने एक टॉक में बड़ी अच्छी टॉक में एक ये आइडिया उसने ये पुट फॉरवर्ड, एंड आई डोंट थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया. आई थॉट इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया. So what is the idea? And the idea is कि what he was saying is कि देखें जिस तरह आपका एक मॉनेटरी पॉलिसी का बोर्ड है वो इंडिपेंडेंटली आपकी डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी इंटरेस्ट रेट्स को सेट करता है. ठीक है, राइट? इसी तरह आपका अगर फिस्कल पॉलिसी बोर्ड हो जो कि आपकी फिस्कल स्पेंडिंग की कैप्स को अनाउंस करे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ग्लोबल, लोकल. fiscal spending की फिस्कल caps. स्पेंडिंग का मतलब ये होता है कि मैं आपको अगर आसान लफ्ज में बोलूं कि आपकी अगर इतनी आमदनी है 100 रुपए और आपका खर्चा 200 रुपए, ठीक है, तो क्या आपको 200 रुपए का खर्चा अलाउड होना चाहिए या 150 तक का अलाउड किया जा सकता है? ठीक है, ठीक है. सो जनरली इसको मेजर किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी. लेट्स से 2% ऑफ योर जीडीपी, 3, 4, 5, 6. हम बाय द वे 7, 8% के डेफिसिट के ऊपर चलते हैं. okay. जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट से करंट अकाउंट डेफिसिट अल्टीमेटली इंप्रूव करता है. okay. क्योंकि आप कमा नहीं इतना रहे, आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं, उसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं तो आप इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं एक्सवाइज. सो उससे फिर करंट अकाउंट बनता है और फिर हम उसी लूप के अंदर दोबारा फंस जाते हैं जहाँ पे आपको फिर आईएमएफ के पास जाके कहना पड़ता है कि भाई हमें बेल आउट करो. So ये जो फिस्कल बोर्ड का आइडिया है ये autonomous body. So this autonomous body as per the idea will function beyond and over the government treasury. इंडिपेंडेंट होगी ना जिस तरह स्टेट बैंक है तो इंडिपेंडेंट. ऑल्दो स्टेट बैंक जितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए शायद अभी उस स्टेज पे नहीं है. पिछली गवर्नमेंट ने कुछ करने की कोशिश की थी जिसपे बहुत एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी थी, एंड आई थिंक पॉलिटिकल ऑपोजिशन इज फाइन. आई डोंट डिसएग्री विद पॉलिटिकल ऑपोजिशन. दैट्स हाउ प्रेशर्स आर बिल्ट. दैट्स हाउ एक प्रेशर आता है गवर्नमेंट के ऊपर टू. That's how a law is refined. That's how a law is refined और फिर उसमें करेक्शंस होती हैं और कंसेंसस क्रिएट होता है. बट कंसेंसस फ्रेमवर्क्स और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए होना चाहिए, ना ये कि आप स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर एग्री करें. ये बड़ा
सटल तो खैर नहीं है इतना, बट एक बड़ा बुनियादी डिफरेंस है, और हमें इसको गडमट नहीं करना चाहिए। अगर हमने इसको गडमट किया तो फिर हम एक अथॉरिटेरियन टेक्नोक्रेटिक रिजीम्स की बात कर रहे हैं, फिर हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। राइट। सो एग्जांपल के तौर पे हमने पहले बात की डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, या हमारी जो एनर्जी प्रोड्यूस है और उसकी वजह से बहुत कुछ ब्रीड करता है हमारे जो मसाइल हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के। तो उस किस्म के मसले के हल के लिए अगर गवर्नमेंट ने अपनी रिसोर्स को चैनल करना है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, सो बजाय इसके कि आप कह रहे हैं कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के थ्रू आए, बल्कि वो उस पॉलिसी पे डिबेट हो और वो एक लॉ बने जिसको तमाम गवर्नमेंट्स फॉलो करने की पाबंद हो। सो उस तरह के एग्रीमेंट्स आप कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के थ्रू ना लाए जाए, बल्कि पार्लियामेंट में डिबेट के थ्रू उसको लॉ बनाया। नहीं, देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी को भी, सो द काउंटर आर्गुमेंट वुड बी कि जी आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी से कब से मुराद क्या है, पहले तो उसको डिफाइन करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जी देखें, आईएमएफ के पास अगर आप जा रहे हैं तो उस पे सबका कंसेंसस हो कि जी हमने आईएमएफ के पास जाना ही जाना। पहली चीज। दूसरा ये कि जो आईएमएफ फिर कुछ जो सजेशंस दे रहा है या नहीं भी दे रहा, तो आपने वो चीजें उस सब पे एग्रीमेंट हो कि जी आपने टैरिफ्स बढ़ाने हैं, आपने टैक्सेस बढ़ाने हैं, आपने पावर के टैरिफ्स बढ़ाने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने, इन सब चीजों के ऊपर ये जो पॉलिसीज होती हैं इकोनॉमी की, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाए सब। Sure. कि जी हर चीज के ऊपर सब एग्रीड है कि जी ये चीजें तो करनी है। ठीक, इसको ये लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। मेरा अपना कहने का मकसद ये है कि जी अगर आप इन स्पेसिफिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर सब पॉलिटिकल पार्टीज एग्री ही कर जाएंगी, तो फिर उसमें से एक तो पहले एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं। दूसरा ये कि अगर एग्री भी कर जाए तो फिर उसमें डेमोक्रेटिक तो फिर कुछ भी नहीं रह गया ना, तो फिर तो मतलब आपने उनकी मैनिफेस्टो में से एक बड़ा मेजर चंक जो कि कोर होता है इकोनॉमी का, वो तो आपने निकाल दिया। इसके बदले So उनका एग्री करना भी is part of the democratic process. So what's undemocratic about it? undemocratic is because we are talking about then a very technocratic, prescriptive kind of formula, which may or may not be correct. लेकिन शायद इस किस्म के माहौल में जो पाकिस्तान में है, उसमें तो हमें इकोनॉमिक इमरजेंसी चाहिए, और इकोनॉमिक इमरजेंसी में इस तरह की चीजों पे डिस्कस करके डिबेट करके एग्री कर जाना मुल्क के फायदे में नहीं। तो वो तो पार्लियामेंट में ऑलरेडी होता है ना। देखिए, जब जो मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी वो बजट्स लाती है, वो अपनी पॉलिसी लाती है, वो उसमें जो लेजिस्लेशन उसने करनी होती है। देखिए, लोगों ने मैंडेट एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया ही इस वजह से है कि यार आप हमें रिप्रेजेंट करें और आप हमारे फायदे में जो लेजिस्लेशन आपने करनी है, जो पॉलिसी करनी है, you have the mandate for us. You go in the parliament and you sort of implement and enforce. Why do we have to have a complete consensus of everyone on that? We don't. What we do have to have a consensus on is the structural frameworks of the institutions. जिस तरह मैंने आपको कहा जी ये इदारा है, इदारे को तगड़ा किस तरह, जो तगड़ा इदारा होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर चेक होता है। जिस तरह हमने स्टेट बैंक की मिसाल दी, इसी तरह मैंने कहा कि जी आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी स्पेंडिंग को की लेजिस्लेशन करते हैं, वहां पे ये होगा कि जी आपने अब हर गवर्नमेंट के पास ये लिमिटेशन होगी कि जी आपने 4% या 3% से ऊपर स्पेंडिंग नहीं करनी, तो फिर वो अब उस फ्रेमवर्क के अंदर अपनी पॉलिसी को डिफाइन करेंगे, और इकोनॉमिक ऑपोजिशन होगी तो चीजें इवॉल्व होंगी टुवर्ड्स द बेटर। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। पीपल कैन डिसएग्री, बट आई थिंक ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो आई डोंट थिंक दैट्स वेरी हेल्दी इन द लॉन्गर रन। अच्छा, हमने रिफॉर्म्स की बात की। सो जब पाकिस्तान जैसा मुल्क बायलैटरल एजेंसीज के पास जाता है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, वो भी रिफॉर्म्स की बात करते होंगे या वो नहीं करते? बिकॉज आप चूंकि एक इदारे से, वर्ल्ड बैंक से आपका ताल्लुक है, आप क्या समझते हैं कि ये बायलैटरल एजेंसीज हाउ डू दे सॉर्ट ऑफ डिक्टेट और फैसिलिटेट द गवर्नमेंट्स? देखिए, इसको हमें ना थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। देखिए, ये ऐसा ही है जैसे एक लेंडर और क्लाइंट का रिलेशनशिप। मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने एक बैंक से कर्जा लेना है, वो बैंक के पास जाता है, वो कहता है कि जी देखें हमने ये प्रोजेक्ट लगाना, आप हमें कर्जा दें ताकि मैं कुछ अपना पैसा डालूंगा, कुछ आप मुझे दें, ये प्रोजेक्ट लगेगा, इस प्रोजेक्ट से इनकम होगी, वो उस इनकम से मैं आपको आपका कर्जा वापस करूँ। बैंक उसको देखता है, बैंक कहता है कि यार ठीक है, आपका मुझे प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, आपने जो है ना ये चीजें आप थोड़ी सी इस तरह इंप्रूव कर लें, ये इसको कर लें, लेकिन आपकी कुछ लिमिटेशन, आप फॉर एग्जांपल उस कंपनी से पैसा बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि प्रोजेक्ट ना लग जाए, आपने जो है ना वो सर्टेन चीजों को मेंटेन रखना है, आपने उसको प्लांट एंड मशीनरी को ठीक ठाक रखना है, आपने ये सो वो कंडीशंस आपको ले डाउन करता है कि जी अगर आप इन शर्तों को मानते
तो हम आपको कर्जा देते हैं ताकि वो हमें कल को वो वापस। अब आप इसी चीज को ले जाएं IMF के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। एक मुल्क है वो IMF के पास जाता है, वो कहता है कि जी मेरे पास डॉलर नहीं है हमारे पास, और हमने अपने बहुत सारी पेमेंट्स करनी है, आप हमें डॉलर दें ताकि आपकी बैग के ऊपर जब लोग देखेंगे, जब बाकी दुनिया देखेगी कि जी आप दे रहे हैं, तो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे बिकॉज आप प्राइमरी लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, राइट। अब IMF आपको 2-3 मोटी मोटी चीजें कहता है। वो कहता है कि जी देखिए मैं आपको कर्जा देता हूं, बट मैंने ये भी इंश्योर करना है कि आप कल को वो पैसा वापस करने के काबिल होंगे या नहीं होंगे। और वो बुनियादी चीज आपको ये कहता है कि भाई देखिए आपका खर्चा इतना, आपकी आमदनी इतनी, आप इसको बराबर करें। अगर बराबर नहीं कर सकते तो इतना कर लें कि वो सस्टेनेबल, राइट। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई गलत बात नहीं। अच्छा, अब आपके चूंकि ओवर द टाइम खर्चे इतने ज्यादा हैं और आपकी आमदनी सिर्फ उन्हीं लोगों से है जिनसे आप हमेशा से ले रहे हैं, कि एक बहुत बड़ी ग्रे इकोनॉमी है जो टैक्स नहीं हुई। अब जहां पे IMF गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ता है कि जी आप इन टैक्सेस को बढ़ाएं या आप इनको अपना जो खसारा है उसको कम करें, गवर्नमेंट जनरली फिर अपनी sort of they discuss with the cabinet and the parliament and then they sort of implement the tax measures that they have to make. उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ होता ये रहा है बड़े अरसे से कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं लोग, उन्हीं से ही घूम के वापस टैक्स लिया जाता है। जिस तरह आपने अभी देखा होगा कि सैलरीड क्लास के ऊपर दोबारा एक टैक्स मेजर आ गया, इंस्टेड कि जी आप उन पॉकेट्स को टैक्स करें जो ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल ट्रेड का हमें पता है कि जो ट्रेडर्स का कम्युनिटी है, उसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो सेल्स टैक्स भी अपना गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करा, लेट अलोन द इनकम टैक्स। वो तो एक सवाल मेरा फिर ये आ जाता है कि एक ऑल्टरनेट थॉट ये होती है कि IMF जैसे इदारे हमारी दाखिली पॉलिसी मेकिंग में जाहिर है इंटरफेयर कर रहे होते हैं, जो कि वो कुछ हद तक आपने बताया टर्म्स एंड कंडीशन से करते भी हैं। लेकिन अगर एक लेंडर इदारे को ये मालूम है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या इदारा रिटर्न मुझे गारंटी नहीं कर सकेगा, या अगर करेगा तो वो एक सर्टेन क्लास पे अननेसेसरी दबाव की वजह से करेगा, तो क्या उनके लिए एक कंडीशन ऐड करना, एक्सपैंडिंग द टैक्स नेट टू द ग्रे इकोनॉमी, कैन दैट हेल्प? बिकॉज द गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे हैज टू फॉलो इन लाइन एंड स्पिरिट द कंडीशंस। तो क्या IMF जैसे इदारे गवर्नमेंट को पाबंद नहीं कर सकते? देखिए ये अच्छा सवाल है और ये क्रिटिक भी है कि क्या उनको इस हद तक जाना चाहिए कि वो बिल्कुल ही नैरो डाउन करना शुरू कर दें कि जी आप इस सेक्टर को या इस फंदे को या इस कॉर्पोरेट को नैरो डाउन जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर तो आप बहुत किसी भी हद तक नैरो डाउन कर सकते हैं ना, जी फलाना इंडस्ट्री का टैक्स लग जाए या इस पे ना लगे, या क्या हम इस हद तक जाना चाहते हैं? ये एक डिबेट है मेरा अपना, ये दैट्स माय व्यू कि दैट्स अ डिलेमा whether a lender should go to that extent। मेरा अपना ख्याल है कि एक थॉट प्रोसेस ये भी शायद एग्जिस्ट करता है, आई एम नॉट श्योर, कि we should not really interfere to the extent where it just goes down very deep into interfering with the government। so वो कुछ स्पेस गवर्नमेंट को देते हैं कि जी ठीक है आपको हम फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि जी ये फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपकी फिस्कल जो स्पेंडिंग है वो 3% या 4% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, या आपने जो है ना वो अपने पावर सेक्टर के लॉसेस को कम करना है। अब किस तरह करना है वो गवर्नमेंट पे छोड़ते हैं कि जी आप डिसाइड कर लें, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, पीपल हैव इलेक्टेड यू टू डू योर जॉब, जस्ट डू योर जॉब, राइट। सो बट यस देयर इज अ क्रिटिक, गवर्नमेंट का फिर काम है कि इदारों को, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि उदारों को जिन्होंने वो पॉलिसी मेकिंग के कवानीन बनाने में हेल्प करनी, उनको स्ट्रेंथन करें ताकि उनके यहाँ से क्वालिटी इनपुट आए, राइट? ओके, फेयर इनफ। Alright, so far we've talked about Pakistan's economic troubles और क्या-क्या चीजें जो ब्रीड करती हैं। फिर हमने ये भी बात की कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन स्ट्रीम में आई हैं, उनका अपना एक मॉडल है ऑपरेट करने का। In the next part of the show, we'll talk about the solutions, Pakistan's competitive advantage, and how, what is the silver lining in all of this. So thank you so much for watching. Until next time.